नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 21वां लेक्चर है और हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछला लेक्चर जो 20वां लेक्चर था उसमें मैंने आपको गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में बता दिया था। काफी महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों पिछला, तो उसको आप जरूर देखें। आज हम यहाँ पे गुलाम वंश में जो गुलाम वंश के कुछ अन्य प्रमुख शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले पिछली वीडियो तक आपको ये पता चल गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इल्तुतमिश के बाद यहाँ पे जो शासक बनता है वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसका पुत्र था? तो ये था इल्तुतमिश का पुत्र। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको शासक नियुक्त नहीं किया था, शासक इसको घोषित नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने रजिया को, जो उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको शासक घोषित किया था। लेकिन वहां पर जो तुर्क अमीर थे उनको ये मंजूर नहीं था कि एक जो लेडीज है, एक जो महिला है, वो हम पर शासन करे, वो यहाँ पे गद्दी पर बैठे, वो सुल्तान बने। तो उनको ये मंजूर नहीं था और रजिया के खिलाफ उस समय षड्यंत्र किए गए और वहां पे सुल्तान किसको बनाया गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया गया, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। लेकिन ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसका जो शासनकाल है, जो इसका राज्याभिषेक हुआ, वो 1236 ईस्वी में हुआ और मात्र 5 या 6 महीने तक ही ये गद्दी पर बैठ पाया था। इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान, जो कि एक क्रूर महिला थी। तो इन्होंने लगातार यहाँ पे जनता पर अत्याचार किए और रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसके बाद रजिया ने यहाँ पे क्या किया? रजिया गई जनता के बीच और जनता से न्याय मांगा। जनता ने वहां पे क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया। इतना बड़ा ही विद्रोह हो गया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया गया और इस प्रकार से रजिया सुल्तान यहाँ पे शासक बन जाती है। उसके बाद जब रजिया सुल्तान शासक बन गई, सुल्तान बन चुकी है, तो रजिया का जो शासन काल है वो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान ये शासक बनी, इसने शासन किया इतने सालों तक और लगातार इसका जो संघर्ष चलता रहा वो तुर्क सरदार, जो कि एक चालीसा ग्रुप था, चालीसा दल, जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि जो चालीसा दल था तुर्क अमीरों का, तुर्क सरदारों का एक दल था। इसमें 40 तुर्क सरदार रहते थे। तो चालीसा दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, उससे लगातार रजिया का संघर्ष चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि ये जो तुर्क सरदार थे, तुर्क अमीर थे, ये चालीसा दल था, ये किसी महिला को शासक नहीं बनना देखना चाहते। तो इसे इन्होंने लगातार रजिया का क्या किया? विरोध किया। रजिया 1236 में सुल्तान बनी और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि रजिया को इल्तुतमिश ने शासक घोषित किया था, लेकिन शासक कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए। लाल वस्त्र पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश का शासनकाल था उसमें लाल वस्त्र वो पहनता था जिसको न्याय चाहिए था। तो न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण किए जाते थे। तो इसी प्रकार से रजिया ने भी लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का ही प्रतीक था। तो रजिया सुल्तान नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई लाल वस्त्र पहनकर। जनता ने विद्रोह किया और रजिया को सुल्तान घोषित किया। तो इस प्रकार से 1236 में रजिया क्या बन जाती है? सुल्तान बन जाती है और ये कहलाती है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक महिला यहाँ पे शासक बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बाद कोई अन्य महिला न दिल्ली सल्तनत में शासक बनती है, न इससे पहले कोई दिल्ली सल्तनत में महिला शासक थी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, ये आपको नोट करना है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और इससे जो तुर्क अमीर थे, जो चालीसा दल था, वो और ज्यादा भड़क जाता है और इनके खिलाफ विद्रोह करता है, कई षड्यंत्र रचता है। और साथ ही साथ रजिया ने पुरुषों के समान कुबा, कोट टाइप का, और कुलाहा यानी टोपी पहनना शुरू कर दिया और कुबा और कुलाहा पहनकर ये दरबार में आती थी।
अब होता क्या है कि लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन इसका एक गुलाम था रजिया का, उसका नाम था याकूत खान, रजिया का गुलाम, जिसका नाम क्या था, याकूत खान। याकूत खान से रजिया को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लेकिन तुर्क अमीरों को चालीसा दल को यह मंजूर नहीं था और ये लगातार विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह जब ये करते हैं तो रजिया को भटिंडा में बंदी बनाया जाता है और भटिंडा का जो गवर्नर था वो था अल्तुनिया। तो रजिया अल्तुनिया से क्या कर देती है, अल्तुनिया से विवाह कर देती है। तो रजिया ने गवर्नर जो अल्तुनिया था, जो कि भटिंडा का गवर्नर था, अल्तुनिया से विवाह कर दिया। इतिहासकारों का मानना यह है कि देखो रजिया प्रेम तो याकूत खान से करती थी, लेकिन इसने जबरदस्ती अल्तुनिया से इसको विवाह करना पड़ा। उसका कारण यह था कि रजिया को वहां पे बंदी बनाया गया था भटिंडा में, तो इसलिए उसने अल्तुनिया से विवाह कर दिया ताकि वो मतलब रिहा हो सके और जो तुर्क अमीरों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे उसका वो बदला ले सके। लेकिन अंत में होता यह है कि 1240 में कैथल हरियाणा के पास डाकों ने रजिया की हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी उसका अंत हो जाता है। उसके बाद कुछ अन्य शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत में। मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल रहता है 1240 से 42 तक। कुछ विशेष कार्य इसने किए नहीं, तो इसके बारे में प्रश्न ज्यादा नहीं बनता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, और उसके बाद शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद, इसने मतलब ये शासक सिर्फ नाम मात्र का था, क्योंकि इसने अपना सारा जो शासन का कार्यभार रहता है वो बलबन को सौंप दिया था। जो नसरुद्दीन महमूद था ये शमसी वंश का इसको अंतिम शासक माना जाता है। देखो शमसी वंश से संबंधित कौन था, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था जो इल्तुतमिश था वो शमसी वंश का था। गुलाम वंश तो वो मतलब क्योंकि वो था किसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये सारे शासक गुलाम इसलिए कहलाए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था वो स्वयं एक गुलाम था, इल्तुतमिश उसका गुलाम था, तो ये वंश पूरा गुलाम कहलाया। लेकिन यहाँ पे जो इल्तुतमिश था उसका जो मूल वंश था वो था शमसी वंश, और जो नसीरुद्दीन महमूद है वो इल्तुतमिश के इस शमसी वंश का अंतिम शासक है, क्योंकि इसके बाद शासक कौन बनता है, बलबन बनता है, जो कि इल्तुतमिश के वंश से संबंधित नहीं था। तो इसलिए प्रश्न बन सकता है कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था नसरुद्दीन महमूद। इसने संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना बलबन को सौंपी थी, क्योंकि जो चालीसा दल था उसका एक महत्वपूर्ण सरदार था बलबन। तो नसरुद्दीन महमूद ने सारी सत्ता बलबन को सौंप दी, और इसने 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसको उलूग खां की उपाधि दी गई वो था बलबन। किसने दी, नसीरुद्दीन महमूद ने 1249 में। उसके बाद 1286 में मृत्यु हो जाती है नसरुद्दीन महमूद की, और शासक कौन बनता है, बलबन बन जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुतमिश से और बलबन से। तो बलबन को हम यहाँ पे डिटेल्स में आज चर्चा करने वाले हैं, और अंत में हम कुछ यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बार बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो बलबन का जो शासनकाल है वो है 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा रहा। बलबन को उपाधि दी गई है उलूग खां की। किसने दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नसरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। इसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था बलबन। क्या था ये राजत्व सिद्धांत, इसको समझ लेते हैं। देखो राजत्व सिद्धांत इसका मतलब ये है कि जो राजत्व है वो एक क्या है, ये जो राजा है वो अर्ध ईश्वरीय रूप है, यानी जो राजा है उसको ईश्वर ने भेजा है। तो इसलिए राजत्व सिद्धांत का मतलब यह है कि यहाँ पे राजा को अर्ध ईश्वरीय रूप माना जाता है। तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया बलबन ने, और स्वयं को इसने कहा जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर की छाया। देखो राजत्व सिद्धांत का मतलब ही यही है कि जो राजा है वो ईश्वर की छाया है, वो अर्ध ईश्वरीय रूप है, यानी ईश्वर का ही वो आधा रूप है राजा। तो स्वयं को इसने इसलिए जिल्ले इलाही, जिसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया कहा, और अपने आप को
नियाबते खुदा यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर ने इसको भेजा है शासन करने के लिए, ईश्वर ने इसको प्रदान किया है कि वो शासक बने, और स्वयं को ईश्वर की छाया भी इसी ने कहा। तो जिल्ले इलाही और नियाबते खुदाई स्वयं को कहने वाला शासक कौन था? वो था बलबन, क्योंकि इसने राज्यत्व सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उसके बाद बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को प्रारंभ किया भारत में, और चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त कर दिया इसने। चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी? मैं लगातार आपको बता रहा हूं, वो की थी इल्तुतमिश ने। और इसी चालीसा दल का महत्वपूर्ण सरदार था, महत्वपूर्ण तुर्क सरदार था बलबन। लेकिन बलबन जब शासक बन जाता है तो इसने चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसके बाद स्वयं को राज्य के हालातों से परिचित रखने के लिए इसने गुप्तचर प्रणाली भी शुरू की थी। एक गुप्तचर यहाँ पे, ठीक है। गुप्तचर प्रणाली किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की, क्योंकि ताकि वो स्वयं को राज्य में क्या हो रहा है, राज्य के हालातों से परिचित रख सके। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य संगठन की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा की गई, और इसने रक्त और लोहा नीति चलाई थी। क्या थी बलबन की रक्त और लोहा नीति? तो इसमें लुटेरों का दूर तक पीछा किया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी। जो लुटेरा होता था उसका दूर तक पीछा करना, और दूर तक पीछा करने के बाद उसकी हत्या करना, ये थी बलबन की रक्त और लोहा नीति। उसके बाद बलबन ने यहाँ पे कुछ प्रथाएं भी शुरू की थी। कौन कौन सी थी वो प्रसिद्ध प्रथाएं? तो एक थी सिजदा प्रथा और एक थी पाबोस प्रथा। कई बार प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सिजदा प्रथा और पाबोस प्रथा शुरू की थी, तो वो था बलबन। देखो सिजदा प्रथा क्या थी? तो इसमें घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, ये प्रथा थी सिजदा प्रथा। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये आपको नोट करनी है। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, ये प्रथा कहलाती थी सिजदा प्रथा। और पाबोस प्रथा क्या थी? तो पेट के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर चूमना, पैर चूमना, ये थी पाबोस प्रथा। तो ये दोनों प्रथाएं किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की थी। बलबन के दो पुत्र थे, मोहम्मद खां और बुगरा खां। मोहम्मद खां की हत्या हो जाती है किसी युद्ध में, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मोहम्मद खां के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो जिसको तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो वो मोहम्मद खां के दरबार में रहता था, लेकिन मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद ये बलबन के दरबार में आ जाता है, और 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग में। बलबन ने शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनाया था। तो शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनाने वाला शासक, या इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो भी बलबन ने शुरू की थी। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बलबन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और बलबन के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद कौन था? तो ये बुगरा खां का पुत्र था, जो कि बलबन का पुत्र था, बुगरा खां और मोहम्मद खां। और बुगरा खां का पुत्र बनता है कैकुबाद। 1287 बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद, जो कि शासक बनता है, और 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो इसके कार्य में कुछ ऐसे, इसके शासन काल में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं या महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। कैकुबाद के बाद उसका पुत्र क्यूमर्स बनता है शासक, और ये था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। 1290 ईस्वी में ये शासक बनता है, और ये एक नाबालिग था। ठीक है, तो जब ये नाबालिग था तो इसका संरक्षक रखा गया, और इसका संरक्षक कौन था? जल्लाउद्दीन खिलजी। कौन था इसका संरक्षक? जल्लाउद्दीन खिलजी था। और जल्लाउद्दीन क्या कर देता है? इस क्यूमर्स की हत्या कर देता है, और स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो यहीं पे शुरुआत होती है अब खिलजी वंश की। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि गुलाम वंश आज समाप्त हो चुका है। गुलाम वंश का यहाँ पे समापन हो चुका है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। और गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में किस वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कि पिछले सालों में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित कुछ प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। और कुछ प्रश्न हम यहाँ पे जैसे कि रजिया सुल्तान और बलबन से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं वो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत की भी अंतिम महिला शासक वो भी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया को अपदस्थ कर तुर्क सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो रजिया के बाद, रजिया की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? तो वो बैठता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो 1236 में शासक बन जाती है और 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है हरियाणा के कैथल के पास। नेक्स्ट है, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? देखो सबसे पहले सुल्तानगढ़ी मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। और सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो यह है नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन महमूद कौन था? ये था इल्तुतमिश का पुत्र। और इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी मकबरा बनाया था। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में, यानी जो इससे पिछला लेक्चर था इल्तुतमिश के बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने इस सुल्तानगढ़ी मकबरे के बारे में चर्चा की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो अभी मैंने आपको बताया रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान कैकुबाद का सेनापति कौन था? कैकुबाद जो कि कैकुबाद के बाद उसका पुत्र क्यूमर्स बनता है, गुलाम वंश का शासक जो कि अंतिम शासक था। तो कैकुबाद का सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुबाद के बाद जब उसका पुत्र शासक बनता है क्यूमर्स जो कि एक नाबालिग था, तो उसका संरक्षक बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या करता है और स्वयं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया से जो कि भटिंडा का गवर्नर था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन यहाँ पे था नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे आपको एक बात से कंफ्यूज नहीं होना है। एक नसरुद्दीन महमूद वो इल्तुतमिश का पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ मैं आपको बता देता हूं, यह है नसरुद्दीन महमूद जिसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे 1246 से लेकर 66 तक जिसका शासन काल रहा। और इसने मतलब अपना सारा जो कार्यभार था शासन का वो बलबन के हाथों सौंप दिया था। लेकिन नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का भी एक पुत्र था जिसका क्या है? सुल्तानगढ़ी मकबरा है। लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो ये वाला नसरुद्दीन महमूद नहीं है, नाम दोनों के सेम है। तो कहीं आप ये ना सोचें कि नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र था उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर ये शासक कैसे बनता है? ये दोनों अलग अलग हैं। एक नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था जिसका सुल्तानगढ़ी मकबरा है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन एक यहाँ पे ये दूसरा वाला है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सही नहीं, ये आपको बताना है। तो बलबन ने यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब इसके संबंध में कथन नहीं है, क्योंकि इक्तादारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। बाकी सारे कथन सही है। नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तुकान ए चहलगानी का प्रभाव इसने समाप्त किया जो चालीसा दल था, और बंगाल के विद्रोह का दमन किया, क्योंकि बलबन के समय बंगाल का विद्रोह हुआ था। बंगाल का जो गवर्नर था तुगरिल खां, उसने विद्रोह किया था बलबन के विरुद्ध, लेकिन बलबन ने बड़ी आसानी से उसको दमन कर दिया था बंगाल के विद्रोह को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा? तो वो कहा था बलबन ने। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो वो था बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का गुट का दमन किया यानी समाप्त किया, तो वो भी बलबन ने, क्योंकि बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था, उसके बाद ये शासक बनता है और इस चालीसा दल यानी तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर देता है। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी, तो ये भी बलबन ने शुरू की थी। सिजदा और पाबोस प्रथा दोनों बलबन ने शुरू की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक तो वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और वहां पे खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेसी का नहीं था, तो इब्राहिम लोदी जो कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, बाकी इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सारे के सारे जो कि गुलाम वंश से संबंधित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न थे दोस्तों जो बार बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी लगातार पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको इस सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।